नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बिंदास और एकदम शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार वेद अंकित एप्लीकेशन पे। जल्दी से आप सभी प्यारे साथी क्लास के साथ जुड़ जाइए, फिर हम लोग क्लास को शुरू कर रहे हैं और आपकी जो क्लास है वो जल्दी से फिर स्टार्ट होने वाली है। तो एक बार सभी दोस्त कमेंट सेक्शन के साथ जुड़कर बताइएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे सभी बच्चों के जो कमेंट्स हैं मैं रीड कर पाऊँ, आसानी से आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाऊँ। तो जल्दी से आप लोग आ जाइए, क्लास के साथ जुड़ जाइए। नमस्ते सभी दोस्तों को, नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और अब दिन काफ़ी गर्म होने शुरू हो गए हैं, यानी गर्मी जो है धीरे धीरे अपना रुख दिखा रही है और लगता है कि इस बार तो गर्मियाँ कुछ ज़्यादा ही होने वाली हैं, क्योंकि अभी मार्च के स्टार्टिंग में ही जो मौसम है उसने अपना जो रुख है वो दिखाना शुरू कर दिया है। तो आ जाओ जल्दी से और क्लास को शुरू करना है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमें अपने लक्ष्य से नहीं भटकना और अपने लक्ष्य को तब तक पाना ले तब तक रुकना नहीं है ना। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। आपकी होली अच्छी गई होगी, आप अच्छे से अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो चलिए अब इस क्लास को आगे लेकर चलते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा था मेटल और नॉन मेटल, क्लियर। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने जो बात करी थी वो मेटल नॉन मेटल के बारे में चल रही थी, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स, ठीक है, एंड मेटेलॉइड, मेटेलॉइड, इनको हम लोग पढ़ रहे थे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब देखो धातु जिसको कहते हैं, हम लोग पिछली क्लास में हमने बात करी थी धातु के बारे में। धातु जिसको हम लोग कहते हैं नॉन मेटल यानी अधातु, और मेटेलॉइड्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स को कहा जाता है उपधातु। तो चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं इनके बारे में, ठीक है। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ कि धातु कौन होते हैं। धातु वो हैं जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं दोस्त, ठीक है। धातु कौन होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। और अधातु वो हैं जो इलेक्ट्रॉनों को लेते हैं, दान कर मतलब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो धातुएं होती हैं इनमें चमक होती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं जो होती हैं इनमें ध्वनि अनुनादी यानी कि सोनरस प्रॉपर्टी की होती हैं, और इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। जबकि हमने अधातु नॉन मेटल के बारे में बात करा था कि नॉन मेटल ब्रिटल होती हैं यानी भंगूर होती हैं, और इनमें चमक भी नहीं होती है, लेकिन कुछ अपवाद पड़े थे, आयोडीन, हीरा, फॉस्फोरस, ये चमक वाले होते हैं। ये विद्युत की कुचालक यानी बेड कंडक्टर होती है, लेकिन एक अपवाद पड़ा था ग्रेफाइट, जो कि क्या थी प्यारे दोस्त, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी, ठीक है। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि जो धातु अधातु होते हैं नॉन मेटल, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के नहीं होकर एसिडिक होते हैं यानी अम्लीय होते हैं। तो हमने धातु अधातु के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने कर लिए हैं, ठीक है, क्लियर। अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ और बात करते हैं, ठीक है। बेटा मैंने आपको कहा था कि 5 तारीख के 5 तारीख में मेरा वन शॉट होगा एसएससी जीडी के लिए, तो 5 में भी क्लास शायद नहीं हो पाएगी, तो इस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी हमारी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं आगे और बात करेंगे अब हम यहाँ पर कि जो उपधातुएं होती हैं ये क्या काम करती हैं। तो आइए भाई आज की इस क्लास में बात करने वाले हैं उपधातु के बारे में, मेटेलॉइड के बारे में। मेटेलॉइड्स मतलब कि रसायन विज्ञान में ऐसे तत्व जो धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं वो हो जाते हैं आप लोगों के मेटेलॉइड, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं उपधातु के बारे में। तो आप लोग बताओगे कि वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, धातु व अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, या दिखाते हैं लिख सकते हो सिंपल लैंग्वेज, दिखाते हैं, उपधातु कहलाते हैं, क्लियर। क्या कहलाते हैं दोस्त, उपधातु कहलाते हैं। तो आपको ये पूछ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर कि वो तत्व जो धातु अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं उपधातु। तो बताएंगे एलिमेंट्स, भाई एलिमेंट है ये भी,
एलिमेंट्स दैट शो, एलिमेंट्स दैट शो, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बोथ, प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, किस किस की प्रॉपर्टी दिखाते हैं भाई? मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर नोन एज, क्या बोलते हैं भाई उनको? आर नोन एज नॉन मेटल, नोन एज मेटेलॉइड। तो भाई क्या बोलते हैं उनको हम लोग? मेटेलॉइड बोलते हैं। तो ऐसे तत्व रसायन विज्ञान के अंदर, या वो एलिमेंट जो धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है मेटेलॉइड। समझ में आई बात? सीधा स्टेटमेंट आपको पेपर में आ जाता है, ठीक है बेटा। केमिस्ट्री के अंदर अभी आप लोगों का ऐसा मानकर चलो कि जितने भी टॉपिक मैंने आपको पहली क्लास में लिखवाए थे, उस टॉपिक से आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है, उस टॉपिक से आप आइडिया लगा सकते हो। हमने जो है कितने टॉपिक कर लिए और कितने अभी बचे हुए, ठीक है, क्लियर? चलें भाई आगे। तो धातु अधातु के बारे में आपने पढ़ा, लेकिन मेटलॉइड जो होते हैं उपधातु, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये धातु और अधातु दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं। मतलब अगर हम लोग बात करें कि मैम जो अधातुएं होती थी, या अगर हम लोग बात करें धातुएं जो होती थी वो क्या थी, तो हमने बात करी थी धातुएं सॉलिड होती थी, है ना, ठोस होती थी, क्लियर। और अधातु जो थी वो कैसी होती थी? ब्रिटल, यानी कि वो भंगुर थी, बिखर जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं थी। तो अगर हम लोग देखते हैं प्यारे दोस्त यहाँ पर कि जो उपधातुएं होती हैं हमारी, जो हम लोगों की उपधातुएं होती हैं, यानी कि जो मेटलॉइड्स होते हैं, ये कैसे दोनों की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, धातु और धातु की कैसे ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं मेटलॉइड्स। तो दोस्तों मेटलॉइड्स की अगर बात करें तो ये कठोर होती है धातु की तरह। तो आप लोग बताओगे कि ये कठोर होती है, जैसे धातु कठोर होती थी, कठोर, तथा आप बताओगे ये ठोस तथा ब्रिटल होती है, ठोस, सॉलिड, ये ठोस तथा भंगूर होती हैं, भंगूर, ठीक है, ठोस तथा भंगूर होती हैं। मतलब सॉलिड है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, अगर इनको प्रेशराइज करोगे तो टूट जाएंगी। तो मतलब ठोस वाला गुण तो धातु का हो गया और भंगूर वाला गुण अधातु का हो गया। तो इसीलिए ये क्या हो जाती हैं, इसीलिए ये दोनों की प्रॉपर्टी दिखाती हैं। तो बताकर चलेंगे भाई, दीज आर सॉलिड, सॉलिड बट ब्रिटल, तो दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, ये ब्रिटल होती हैं, बिखर जाती हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट कि जो ये धातु उपधातुएं होती है, मेटलॉइड्स होते हैं, मेटलॉइड्स जो होते हैं, अच्छा धातुएं विद्युत की क्या होती थी? सुचालक। धातुओं में बहुत अच्छा करंट आता था, धातुओं के अंदर क्या होता है प्यारे दोस्त? बहुत अच्छा करंट आता है। लेकिन जब हम अधातु की बात करें तो उनमें करंट नहीं आता था, एक आधे को छोड़कर, ठीक है, क्लियर। ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि मेरा एग्जाम पास है, हो जाएगा बेटा। आप रिकॉर्डेड क्लास लो, आप लाइव क्लास लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आप क्वेश्चंस बनाने चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइव लेना चाहते हो लाइव ले लो, रिकॉर्डेड लेना चाहते हो रिकॉर्डेड, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, क्लियर। लकी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तो भाई अब आगे बढ़ लेते हैं। अब मैंने आपको कहा कि जो उपधातुएं होती हैं ये कैसे धातु और अधातु की प्रॉपर्टी दिखाती हैं। तो पहला पॉइंट तो हमने लिखा कि धातुओं की प्रॉपर्टी इनके पास क्या है? सॉलिड। धातुएं भी सॉलिड होती थी, मेटल्स भी सॉलिड होते थे। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये ब्रिटल होती है, भंगूर होती है, ठीक है। तो दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पर आपने देखी। अब बात करते हैं कि धातुएं जो होती थी मेटल, वो बिजली की क्या होती थी? गुड कंडक्टर। मतलब कि उसमें क्या होता था प्यारे दोस्त? उसके अंदर होता था, आप बताओगे, करंट अच्छे से फ्लो करता था धातु में। लेकिन जब हम अधातु की बात करते हैं तो अधातुओं में करंट नहीं आता था। लेकिन जब उपधातु की बात करते हैं तो आप लोग बताओगे कि ये विद्युत की, ठीक है, तो बिजली होती है ना, ये विद्युत की अर्धचालक होती है। अर्धचालक पूछा जाता है, अर्धचालक होती हैं कि कौन से तत्व हैं जो विद्युत के अर्धचालक होते हैं। तो उपधातु विद्युत की अर्धचालक होती है बेटा। दीज आर सेमी कंडक्टर, दीज आर सेमी कंडक्टर। ये क्या होती हैं? सेमी कंडक्टर होती हैं दोस्त, ठीक है, सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती हैं? सेमी कंडक्टर होती हैं। मतलब कि इनमें करंट आ भी सकता है और नहीं भी, मतलब अर्धचालक होती हैं।
तो अर्धचालक का मतलब क्या, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो अधातु, ये जो उपधातुएं होती है ना, इन उपधातुओं के अंदर आप लोग जब इनको गर्म करोगे, ठीक है, मैं यहाँ समझा देती हूँ एक तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा। जब इन उपधातुओं को आप गर्म करते हो, जब ये हीट हो जाती है दोस्त, है ना, तो हीट होने पर इनमें बिजली आना शुरू हो जाती है। हीट होने पर ये सुचालक बन जाती है। हीट होने पर ये क्या हो जाती है, सुचालक, कंडक्टर बन जाती हैं, कंडक्टर। इनमें करंट आने लगता है बेटा। और जब इनको आप ठंडा कर देते हो, जब इनको आप कोल्ड कर देते हो, ठंडा कर देते हो, तो ये कुचालक बन जाती हैं, फिर इनमें करंट नहीं आता। फिर ये क्या बन जाती हैं, फिर ये बन जाती है इंसुलेटर या बैड कंडक्टर। फिर ये बैड कंडक्टर बन जाती हैं, फिर इनमें करंट नहीं आता। तो मतलब ये क्या है, अर्धचालक है। करंट आ भी सकता है इनमें, नहीं भी। कब आएगा करंट, जब इनको गर्म कर दिया जाता है, जब ये हीट हो जाती है। और जब ये इनको ठंडा कर दिया जाता है तो ये बैड कंडक्टर, फिर इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। तो दोनों की प्रॉपर्टी दिखा रही है ना, ये मेटल की प्रॉपर्टी है, ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, तो दोनों की प्रॉपर्टी दिखाती हैं और इसीलिए ये हो जाती हैं अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट्स थे जो आपको धातु या मेटलॉइड से पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर आप इस चार्ट को देख पा रहे हो तो यहाँ पर मैं एक बार और फिर से इसको डिस्क्राइब करती हूँ कि जो मेटेलॉइड्स होती हैं, आपकी जो उपधातुएं होती हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी भी बताया है ना, जो आपकी उपधातुएं प्यारे दोस्त, इनके बारे में हमने पढ़ा कि स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, मतलब कि ठोस होती हैं। इस पॉइंट को बता चुकी हूँ अभी मैं आपको, ठीक है। बता चुकी हूँ कि ब्रिटल भी होती हैं, साथ में भंगूर भी होती हैं, ठोस के साथ साथ क्या होती है, भंगूर भी होती है। लश्यर इज मेटेलिक, मतलब धातु चमक पाई जाती है इनके अंदर। क्या होता है दोस्त, इनमें धात्विक चमक भी पाई जाती है। आपको मैंने बताया था ना कि धातुएं चमकती हैं प्यारे दोस्त, तो इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, मतलब धातु की तरह चमकती हैं ये। आपको पिछली क्लास में बताया था ना कि धातुओं में चमक होती है, तो ये धातुओं की तरह चमकती भी हैं प्यारे दोस्त। और जो पॉइंट मैंने अभी बताया कि कंडक्टिविटी इज सेमी कंडक्टिव, मतलब कि अर्धचालक होती है। विद्युत की क्या होती हैं दोस्त, अर्धचालक होती हैं। गर्म करने पर करंट आ जाता है, ठंडा करने पर करंट नहीं आता, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपको पेपर में पूछी गई हैं उपधातुओं के बारे में, यानी मेटलॉइड्स के बारे में। तो ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर लिखवा चुकी, ठीक है प्यारे दोस्त, है ना। वो देखने की जरूरत भी नहीं है, नहीं दिखाई दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने लिखवा दिए हैं यहाँ, वो तो जस्ट मैंने आपको एक बार समझाए थे, तो यहाँ मैंने आपको लिखवा दिए हैं यही सारी चीज़ें। अगर एक और पॉइंट लिखना चाहते हो तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि इनमें धात्विक चमक पाई जाती है, इनमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो धातुओं की तरह चमकती हैं ये, धात्विक चमक पाई जाती है। तो जो मेटेलॉइड है ये क्या होती हैं, चमकती हैं, ठीक है। तो आप बताते हो हैव मेटेलिक लश्यर, ठीक है। इनमें क्या होता है, मेटेलिक लश्यर होता है, चमक होती है, धातुओं की तरह चमकती हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। मैम इतने दिन क्लास क्यों नहीं हुई थी, देखो बेटा फ्राइडे तक क्लास हुई थी, सैटरडे ऑफ रहता है ना, संडे ऑफ रहता है। उसके बाद आपकी जो मैंने कहा था कि मंडे में मैं क्लास इसलिए नहीं ले पाऊंगी क्योंकि जो मेरा भाई था कि लगन सगाई भी थी मंडे में, और मंडे में ही होली पूजन भी था बेटा, तो इसीलिए होली मंडे से आपकी होली की छुट्टियां थी। तो कल इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि SSCGD में वन शॉट था, इसलिए क्लासेस आपकी नहीं हुई थी, ठीक है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं यहाँ पर। तो इनमें क्या होता है, धात्विक चमक पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और संडे इसलिए भी नहीं हो पाई ली थी मैंने क्लास क्योंकि संडे में भी मेरी एक क्लास थी प्यारे दोस्त, टेक्नीशियन के लिए एक मैराथन थी, संडे में मेरी मैराथन थी, इस वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई, ठीक। चलो अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अब हम लोग कि इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। जब हम नॉन मेटल और ये उपधातु है मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे उपधातु के उदाहरण। उपधातु जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, आपको पूछ सकता है, ठीक है। उपधातु कौन कौन से होते हैं आपको पूछ सकता है। जो मेटेलॉइड्स होते हैं इनके एग्जाम्पल्स आपको आ सकते हैं, मेटेलॉइड्स के एग्जाम्पल। अच्छा मुझे एक बात बताओ सारे दोस्त कि जब हम लोग किसी भी आवर्त सारणी को, पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोग देखते हो कि तीनों चीजें रखी हुई हैं, धातु भी है,
अधातु भी है और उपधातु भी है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स तीनों दिए हुए हैं। हम लोग किस में बात करते हैं प्यारे दोस्त? ठीक है, अच्छा चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि जो ये उपधातुएं होती हैं इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या हैं। तो इनके एग्जाम्पल समझना भाई, इनके एग्जाम्पल होते हैं बोरोन, मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ। ठीक है, बोरोन, कभी भी पूछे कि बोरोन किसका एग्जाम्पल है, तो बोरोन एक उपधातु होती है दोस्त, बोरोन जिसका सिंबल बी होता है, बोरोन। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आपको पूछा जाएगा सिलिकॉन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन तो सबसे ज्यादा आता है कि सिलिकॉन क्या होता है। तो सिलिकॉन जो होता है ये एक उपधातु है, उसका सिंबल होता है SI। ठीक है, आगे है आप लोग बताकर चलते हो कि मैडम जी एंटीमनी हो जाता है, पोलेनियम हो जाता है, टेलेनियम हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये दो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बोरोन सिलिकॉन, है ना। आर्सेनिक हो जाता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, आर्सेनिक हो जाता है प्यारे दोस्त, आर्सेनिक हो जाता है। ठीक है, आर्सेनिक हो जाता है जिसका सिंबल AS होता है। ठीक है, इस तरीके से तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं पेपर में पूछी जा सकती हैं कि ये किसके एग्जाम्पल होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको बार बार पूछे गए हैं, बार बार। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं कि और भी आपके मेटलॉइड्स, नॉन मेटलॉइड्स जो होते हैं या जो आप लोगों के ये होते हैं मेटल्स, इन सबको अगर हम लोग मेन कंपैरिजन करें तो आपको पेपर में आते हैं। तो देखो ये सब आपकी धातुएं हैं, आप जानते हो, आपने पढ़ा है अच्छे से, धातुएं हैं। जैसे सोना मैंने बताया था धातु है, सोने में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी, सबसे ज़्यादा मेलिबिलिटी है। कॉपर मैंने पिछली क्लास में बताया था, बहुत बार बच्चों ने पूछा भी था, है ना। सिल्वर आप जानते हो, चांदी कहते हैं जिसको, चांदी बहुत अच्छी कंडक्टर होती है, सबसे ज़्यादा करंट इसी में आता है चांदी में। सोडियम मैंने बताया था चाकू से काटने वाली धातु होती है सोडियम। और सबसे ज़्यादा ये क्या होती है, रिएक्टेबल मेटल भी होती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी क्या होती है दोस्त, धातु होती है मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम का इस्तेमाल ही हम लोग किस में करते हैं, प्रति अम्ल दवा बनाने में करते हैं, प्रति अम्ल दवा। प्रति अम्ल दवा में हम इसका इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम का। एंटा एसिड, एंटा एसिड वो दवाइयाँ हैं जब आपको एसिडिटी हो जाती है ना और आप दवाइयाँ पीते हो, वो वाली दवाइयाँ, उनमें मैग्नीशियम ही होता है प्यारे दोस्त। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या हो जाती है, धातु। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये बीच में मेटलॉइड्स दी हुई हैं आपकी उपधातु, क्योंकि धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं उपधातु। तो बोरोन जैसा कि मैंने अभी बताया, सिलिकॉन मैंने अभी बताया, मैंने अर्सेनिक आपको बताया, एंटीमोनी मैंने आपको बताया, पोलोनियम आप लोगों को, ये सब क्या हो जाते हैं, आप लोगों की उपधातुएं हो जाती है। ठीक है, लिख दी उसको एंटीमनी, ये मैंने अभी पीछे आपको दिखाया भी था। पोलोनियम, ठीक है, पोलोनियम, ये क्या हो जाती है, ये सब आपकी अधातु, उपधातु की कैटेगरी में आती है, मेटेलॉइड। और जब हम लोग अधातु की बात करते हैं, अधातु की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये भी आपने अच्छे से पढ़ी है। मैंने कहा था जितनी भी गैसेस हैं वो आपकी अधातु है। जैसे नाइट्रोजन एक अधातु है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, नेओन, ये सब मैंने आपको लिखवा दिए थे। तो ये सब क्या होती हैं, आपकी अधातु हैं। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपको चीजें पूछी जाती हैं। अधातु किसे कहते हैं, इमेज दिखाओ मैम। इमेज क्या दिखाएं बेटा, गैसों की क्या इमेज होती है, अधातुओं में आपकी सारी गैसेज आती हैं प्यारे दोस्त। ठीक है ना। अधातुओं में क्या आती हैं आपकी सारी गैसेस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन। क्या तुम कहोगे मैम ऑक्सीजन कैसे दिखती है, भैया मुझे ही नहीं दिखी आज तक, मैं तुम्हें क्या ही इमेज में दिखाऊंगी। तो जितनी भी गैसेस हैं वो सब आपकी अधातु में आती हैं बेटा। बाकी आपने हीरा देखा है, आपने पेंसिल देखी है, पेंसिल के आगे जो नोक लगी हुई होती है वो ग्रेफाइट होता है, तो वो भी अधातु की कैटेगरी में आता है। फॉस्फोरस हो जाता है, अधातु की कैटेगरी में आता है। तो ये सब होते हैं आप लोगों के अधातु। ठीक है, क्लियर, नॉन मेटल। इस तरीके से आपको ये चीज़ें जो हैं याद रखनी है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ। देखो ये एक पीरियोडिक टेबल है ना, ये एक पीरियोडिक टेबल का क्या है, फोटो। ये एक आवर्त सारणी का फोटो है। अब इस आवर्त सारणी में देखो तुम्हें यहाँ पीले रंग में ये जिगजैग लाइन नजर आ रही है, जिगजैग लाइन। ठीक है, ये जिगजैग सी लाइन आपको नजर आ रही है ये पीले रंग में। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि आवर्त सारणी के अंदर ये जो जिगजैग लाइन है
ये किसकी लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? तो ये सब आपकी उपधातु की कैटेगरी में आती है। ये सब की सब आती है किसके अंदर? मेटेलॉइड के अंदर। तो इस पॉइंट को हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पढ़ भी रहे होंगे दोबारा, लेकिन मैंने अभी आपको यहाँ बता दिया कि आपकी आवर्त सारणी है ये पूरी, और इसमें ये जो जिगजैग लाइन है इसमें ही आप लोगों की कौन आती है? उपधातु आती है, यानी मेटेलॉइड। अब यहाँ से कुछ उपधातुओं का इस्तेमाल पूछ लेता है आपको, ठीक है? जैसे कि बोरोन और सिलिकॉन, इनका इस्तेमाल पेपर में आया हुआ है। तो जब हम लोग बात करते हैं बोरोन की और सिलिकॉन की, ये जो बोरोन उपधातु है, ठीक है, और सिलिकॉन, इनके आपको यूजेस पूछ लिए जाते हैं पेपर के अंदर। बोरोन और सिलिकॉन ये क्या काम करती हैं? तो ये अभी मैंने कहा अर्धचालकों की तरह इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है? तो इनका क्या करते हैं? इनका इस्तेमाल, इनका उपयोग अर्धचालकों के रूप में होता है, क्योंकि अधातु अर्धचालक होती है ना? सेमीकंडक्टर, गर्म करने पर बिजली आ जाएगी, ठंडा करने पर बिजली नहीं आएगी, अर्धचालक के रूप में होता है। तो पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी अधातु हैं जिनका इस्तेमाल अर्धचालक के रूप में बोरोन और सिलिकॉन, ठीक है, के रूप में होता है। क्लियर? तो आप लोग बताते हो एज सेमीकंडक्टर, यूज एज सेमीकंडक्टर, ये सेमीकंडक्टर की तरह इस्तेमाल होती है। और दूसरा, इनका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? इनका इस्तेमाल सोलर पैनल में किया जाता है, ठीक है? तो इनका दूसरा उपयोग कहाँ होगा? इनका उपयोग सोलर पैनल में किया जाता है। तो जो सोलर पैनल होते हैं ना दोस्त, जानते हो आजकल सूरज की जो सनलाइट है उसको ट्रैप कर कर बिजली बनाई जा रही है। बड़ी बड़ी प्लेट लगा दी जाती हैं छतों के ऊपर, और वो सूरज की रोशनी से प्लेट चार्ज होती हैं, वो बैटरीज उनमें अंदर जो है वो चार्ज होती हैं, और उनसे फिर बिजली आपके घरों में पहुँचती। तो वो सोलर पैनलों में जो आपने देखा है ना, वो जो कनेक्टिविटी पूरी उस प्लेट के ऊपर बनी हुई होती है, पूरा एक सिस्टम जो फैला हुआ होता है, छोटी छोटी चिप लगी हुई होती हैं, वो सब बोरोन और सिलिकॉन। तो इनका उपयोग सोलर पैनल में किया जाता है, ठीक है? तो आप बताते हो दे यूज इन सोलर पैनल। सोलर पैनल से क्वेश्चन आ जाता है कि सोलर पैनल में कौन सी अधातु हैं जिनका इस्तेमाल होता है? तो आप बताते हो बोरोन और सिलिकॉन। अच्छा, इनका इस्तेमाल कंप्यूटर चिप बनाने में भी किया जाता है। कंप्यूटर होता है ना, सब बच्चे चलाते हैं कंप्यूटर। मैम मेरी माँ बोल रही हैं कि निकल गया है कमेंट, माता जी को नमस्कार बोलना भाई, और उनका आशीर्वाद आप सभी बच्चों पर बना रहे, ठीक है? चलो, कौन सी क्लास रिकॉर्डेड क्लास अपलोड नहीं हुई है राजू, एक बार बता दीजिए बेटा, कौन सी क्लास है जो रिकॉर्डेड अपलोड नहीं हुई है? क्लास तो मेरे ख्याल से सारी अपलोड है। ठीक, चलो आओ, अब चलो इधर देखते हैं इनका इस्तेमाल और कहाँ होता है। तो इनका इस्तेमाल आप लोग बताओगे। इनका उपयोग कंप्यूटर चिप बनाने में भी किया जाता है, ठीक है? कंप्यूटर चिप बनाने में करते हैं, ठीक है? एक तो जो कंप्यूटर के अंदर जो चिप लगी हुई होती है ना, उनमें इनका इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो चिप लगी हुई होती है, ठीक है? क्लियर? चलो, है ना? अब चलें आगे। चलो चलो, आप देखो यहाँ पे लिख लेते हैं दे यूज्ड, हम लोग इंग्लिश में भी लिख लेते हैं इसको, दे इन कंप्यूटर चिप। ये भी पूछा गया है, कंप्यूटर चिप जो उनको बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इन्हीं का। चिप्स नहीं, चिप्स तो भैया आलू के बनते हैं, ठीक है? जो चिप्स खाते हो तो अंकल चिप्स और ये दुनिया भर के जो चिप्स आते हैं वो तो आलू के बनते हैं, आलू के, केले के बनते हैं। केले की चिप्स खाइए कभी? केरला चले जाओगे वहाँ मिलेंगी केले की चिप्स, बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? वो बहुत अच्छी लगती हैं। आलू की चिप्स होती है, केले की होती हैं, लेकिन जो चिप होती हैं कंप्यूटर में जो लगती हैं, जो कि कंप्यूटर की कमांड, मतलब जब आप कंप्यूटर को कोई कमांड देते हो के बाद जो उसमें पूरा सिस्टम जो फैला हुआ होता है कंप्यूटर के अंदर, वो इसी का बना होता है,
बोरोन और सिलिकॉन का, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड तो भैया एक धातु है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड तो एक धातु है जो कि आजकल आसमान छू रही है। तो सोने के और चांदी के भाव आजकल ना ही पूछो तो बढ़िया है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, धातु, अधातु, उपधातु। इनसे हमने जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक पेपर में पूछे गए हैं वो सब हमने पढ़े, वो सब हमने डिस्कस करे। अब मेरे ख्याल से अब हम बढ़ने वाले हैं आगे की तरफ और अब एक नए टॉपिक की तरफ मूव, ठीक है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने एक नए टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एसिड बेस, है ना। प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक तो एक बहुलक है बेटा, प्लास्टिक एक पॉलीमर है, ठीक है, बहुलक है, वो अलग चीज़ है। प्लास्टिक, लकड़ी, ये धातु अधातु में नहीं आते, वो तो एक तरीके के पॉलीमर है, क्लियर, ठीक है, वो तो एक तरीके के पॉलीमर होते हैं बेटा। चलो आओ आगे बात करते हैं, अब हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो मेरे दोस्तों, जब आपको केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो ऐसा मानकर चलो कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ऐसा मानकर चलो एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। तो अभी जो आपने धातु अधातु चैप्टर पढ़ा था उससे भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, और ये जो अब आप पढ़ रहे हो मैटर, एसिड, बेस और सोल्ट, इससे भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, निश्चित है, निश्चित, ठीक है। जहां कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर केमिस्ट्री पूछी जा रही है तो यहां से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है, क्लियर। हीटर का तार किसका बना होता है बेटा, वो तो नाइक्रोम का बना होता है, वो एक मिश्र धातु का बना होता है। निकिल, क्रोमियम धातु होती है वो मिलकर बनाती है नाइक्रोम, वो अलग पढ़ेंगे, वो जब मैं आपको मिश्र धातुएं पढ़ाऊंगी वहां बताऊंगी। तो वो तो मिश्र धातु का बना होती हैं। पीतल, कांसा, ये मिश्र धातु हैं बेटा, ये मेटलोइड्स नहीं होते हैं, ये आपकी मिश्र धातुएं होती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, आप लोगों की मिक्स मेटल या मिश्रित धातुओं के नाम से इनको जानते हैं, अलॉय इनको हम लोग। तो इनके बारे में तो बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो, तो वो अलग है, धातुएं वो हैं जो प्योरेस्ट फॉर्म में आपको मिले, जैसे सोना एक मेटल है, एलिमेंट है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी आवर्त सारणी में पढ़ते हो ना, पीतल को कहीं नहीं रखा आवर्त सारणी में, कांसा कहीं नहीं है आवर्त सारणी में, ठीक है, प्लास्टिक कहीं नहीं है आवर्त सारणी में। तो जो आपकी आवर्त सारणी में रखे हुए हैं वही होते हैं धातु, अधातु और उपधातु। तो इन तीनों को ही लेकर बनाई गई है पीरियोडिक टेबल। बाकी इससे अलग जितनी भी चीजें हैं वो अलग हैं, जैसे प्लास्टिक बहुलक होती है, पॉलीमर होती है, ठीक है। आपने देखा कि मैडम जो अभी जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि पीतल क्या है, कांसा क्या है, तो वो मिश्र धातुएं हैं। हमने बहुत सारी धातुओं को आपस में मिश्र कर दिया, मिश्रित कर दिया, फिर बना दी एक और नई धातु, उनको कहते हैं मिश्र धातु, तो वो अलग है, ठीक है, क्लियर। चलो अब आज बात करते हैं एक और टॉपिक की जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण, ठीक है, अम्ल, क्षार तथा लवण। ऐसा लगने लगा है अभी जैसे कि 12:30 हो रहे हैं, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे बड़ी दोपहरी हो गई हो, मतलब 12:30 समझो दोपहरी ही हो गई है, अब गर्मियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, है ना। अच्छा, लेकिन अभी कुछ दिन पहले जैसे सर्दियां थी तो लगता था कि 12 बजे तो दिन ही निकला है, जब सूरज थोड़ा बहुत चमकता था, है ना, क्लियर। चलो आ जाओ अब आगे बात करते हैं, अब बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और अब हम लोग मूव ऑन करेंगे नई टॉपिक की तरफ, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले हम अम्ल और क्षार के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले हमें समझना है कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सोल्ट को ये भी बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपने इसको भी पढ़ लिया ना अच्छे से आप चीजें बना पाओगे। बस कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देकर अच्छे से पढ़नी है। तो बहुत इजी चैप्टर है ये भी, बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो बना पाओगे, और बड़ा चैप्टर है ये, ठीक है। क्षार, इस चैप्टर में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत बड़ा चैप्टर है, इनको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्वाद की बात कर लेते हैं, है ना, सिंपल से चीज़ों को शुरू करती हूँ स्वाद से, टेस्ट, कि भाई पूछा गया है पेपर में कि जो अम्ल होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है,
अम्ल जो होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है। ठीक है, सेम पॉइंट आपको पूछा गया है पेपर में कि जो क्षार होते हैं इनका स्वाद कैसा होता है, इनका टेस्ट कैसा होता है। तो चलो भाई, हर बच्चे को पता होगा कि अम्ल जब हम लोग खाते हैं तो कैसे लगते हैं, देखो सबको पता है। और ये सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं आपको पेपर में, मैंने कहा ना बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ से ये पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में आए हैं कि भाई अम्ल का स्वाद क्या होता है, क्षार का स्वाद क्या होता है। तो अम्ल का स्वाद क्या होता है, ठीक है ना। मेरे मोहल्ले में वाईफाई है, वाईफाई से धूप में क्लास ले रहा हूँ। राज बच्चा थोड़ा सा अपना ध्यान रखना, बीमार ना हो जाना, धूप में पानी वानी पीते रहना, और हो सके तो कोई गमछा वगैरह हो उसको सर पर रखकर जो क्लास है उसको लो। ठीक है, खट्टा, बिल्कुल सही बात। तो ये सेम क्वेश्चन आया था पेपर में कि अम्लों का स्वाद कैसा होता है, तो आपने कहा खट्टे लगते हैं दोस्तों, खट्टे। जैसे आप कोई भी फल खाते हो उनमें अम्ल पाए जाते हैं। आपने अंगूर खाया, अभी आपने होली पर अंगूर खाए होंगे, संतरे खाए होंगे, इनमें क्या होता है, इनका स्वाद खट्टा होता है। क्यों होता है, एसिड की वजह से होता है, सिट्रिक एसिड इनमें होता है। खैर किसमें क्या एसिड है वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, पेपर का क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है पेपर के अंदर। आगे बात करते हैं स्वाद, सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है पेपर में। स्वाद का जो स्वाद है, क्षार जो होते हैं इनका जो स्वाद है कैसा होता है, इनका स्वाद होता है दोस्तों कड़वा, कड़वा। ठीक है, कैसा होता है, कड़वा। तो स्वाद जो है वो आपको याद रखना है और पेपर में पूछा जाता है। तो क्षारों का जो स्वाद होता है वो होता है बिटर, कड़वा होता है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब मैम क्षार बेसिकली होते क्या हैं ये भी बता दीजिए। तो क्षार वो पदार्थ हैं बेटा जो मैंने बताया स्वाद में खट्टे, अम्ल वो पदार्थ हैं बेटा जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल, क्षार वो पदार्थ हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन अगर हमें और तरीके से पूछे तो क्या बता सकते हैं, तो आप लोग बताओगे कि वे पदार्थ, अम्ल वो होते हैं दोस्त वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, यानी जब इनको पानी में डालोगे ना तो जलीय विलयन में क्या करते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान में वो पदार्थ जिनको पानी में अगर घोला जाए या जिनको जल में अगर घोला जाए तो पानी में वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयनों में टूट जाते हैं, क्या कहलाते हैं, उनको कहते हैं एसिड। ठीक है, तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो बताते हो मैटर that provide hydrogen ion in water solution। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन। तो वो पदार्थ जो पानी में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो हो जाते हैं आप लोगों के क्या, अम्ल। याद रखना, अम्ल कैसे आयन त्यागते हैं, हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं। अरे हरे बोर्ड मुझसे पहले चल रहा है। तो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन त्यागते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव आयनों का त्याग करते हैं। तो सीधा पूछ सकता है कि अम्लों को जब पानी में घोला जाता है तो वो पानी में क्या रिलीज करते हैं। ऑप्शन दे देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन दे देगा हाइड्रोजन आयन, ऑप्शन दे देगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन दे देगा OH आयन। इस तरीके से आपको पहचानना है कि ये पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं तो अम्ल होते हैं। ठीक है, चलो अब क्षार की बात करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, इनको भी घोल दो भैया पानी में, तो जलीय विलयन में क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, आयन देते हैं, वो क्या होते हैं दोस्त, क्षार होते हैं। समझ में आ गई। तो वो पदार्थ जो जलीय विलयन में, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, ये हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं और ये OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, इनको क्षार, और इनको क्या कहते हैं, इनको एसिड कहते हैं। तो आप लोग बताएंगे दे डोनेट OH नेगेटिव आयन इन वाटर सॉल्यूशन। तो ये वाटर सॉल्यूशन के अंदर क्या करते हैं, OH नेगेटिव आयन देते। ठीक है,
क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई ना बात? आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर कि मैडम जो बेस होते हैं और जो मैडम एसिड होते हैं, इनसे हमें और क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है, इनसे हमें और क्या क्या पॉइंट्स हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए आइए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं और चीज़ों को फिर से आगे लेकर चलते हैं। तो जब हम लोग एसिड और बेस के बारे में नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एसिड यानी अम्ल, बेस यानी कि क्षार, बेस यानी कि क्षार, तो इनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं और चीजें, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट और पॉइंट्स के, जैसे कि आपको कभी भी पूछे कि जो एसिड होते हैं, है ना, इनकी हमने बात करी कि जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। इनको क्या कहते हैं दोस्त, इनको कहते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन। तो कभी भी आपको पूछे ना हाइड्रोजन आयन, तो यही देते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। और ये होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, इनको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल, ये है हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोजन आयन के लिए कभी भी पूछा जाए तो अम्ल, और हाइड्रोक्सिल आयन के लिए कभी भी पूछा जाए तो क्षार, ठीक है, क्लियर। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं कि एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि जो अम्ल होते हैं, है ना, इनकी अलग अलग परिभाषाएं दी जाती हैं, अम्लों की अलग अलग परिभाषाएं आपको दी जाती हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं परिभाषा की, कि भाई अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी है इनकी, ठीक है, अलग अलग डेफिनेशंस आप लोगों को दी हुई है अम्ल और क्षार की। तो चलिए इनकी अलग अलग डेफिनेशंस जो है उन पर अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, है ना। इधर भी हम लोग लिखने वाले हैं परिभाषा, कि क्षार की परिभाषा क्या दी है, अम्ल की परिभाषा क्या दी है। तो इन सब की जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ इनके बारे में, कुछ ऐसी डेफिनेशंस जो आपको एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले इस वाले पॉइंट को देखेंगे, यहाँ आप लोग देख पा रहे हो, समझना अच्छे से चीज़ों को, बहुत सिंपल है, रट्टा किसी को नहीं लगाना, रट्टा किसी को नहीं लगाना, बहुत सिंपल है, अच्छे से समझना। जब हम अम्ल और क्षार की डेफिनेशंस की बात करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं दोस्त, तो इनकी लगभग 3 परिभाषाएं हैं जो आपको पेपर में आती हैं। जैसे नंबर 1 पर है अर्हेनियस की परिभाषा, अभी बताऊंगी, इसको समझाऊंगी। नंबर 2 पर है ब्रॉन्स्टेन एंड लोरी की परिभाषा, और नंबर 3 पर जो दी हुई है वो लुइस ने दी थी, लुइस नाम के साइंटिस्ट ने। तो 3 तरीके की परिभाषाएं हैं एसिड और बेस को लेकर जो आपको पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। मैम पेपर कैसे होगा, मतलब समझ नहीं आया बेटा, ऑनलाइन मेथड में होता है, ठीक है। 27 को बैच खरीदा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना। हाँ मैंने जो बताया वो अर्हेनियंस ने दिया था, बिल्कुल सही बात। अभी इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशंस पूछ ली जाती है बेटा, ठीक है। मैम डेफिनेशन डिफरेंट क्यों है बेटा, इसलिए है क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट आए और उन्होंने अलग अलग तरीके से इनको समझाया, अलग अलग तरीके से समझाया, ठीक है, क्लियर। मेरा सिलेक्शन 4 नंबर से रह गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इन 4 नंबरों को आगे आपको 40 एक्स्ट्रा नंबरों में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ऐसी तैयारी करो कि आगे मेरिट से भी 40 नंबर एक्स्ट्रा ले जाओ, इतना एक्स्ट्रा आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक। आ जाओ अब चलते हैं आगे। देखो तो आपको ना पेपर में पूछा जाता है कि अर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करते हैं आरहेनियस, आरहेनियस जो साइंटिस्ट थे इनके आधार पर अम्ल क्या है। फिर पूछ लेगा ब्रॉन्स्टेन एंड लोरी, ब्रॉन्स्टेन है ना, और लोरी के आधार पर अम्ल क्या है ये पूछ लेगा। फिर पूछ लेगा कि लुइस के अनुसार, जो लुइस साइंटिस्ट थे, लुइस ने अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा दी, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैंने अभी भी क्या कहा कि जो अम्ल होते हैं वो हैं जो जलीय विलयन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। और क्षार क्या होते हैं दोस्त, जो जलीय विलयन में लिख रहा है ना ओनली वाटर, तो जो क्षार जो होते हैं वो जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये जो आपकी परिभाषा मैंने लिखवाई है ना, ये परिभाषा किसके आधार पर है, जल्दी बताओ। कि अम्ल वो पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्षार वो पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। ये परिभाषा किसने दी, अम्ल और क्षार को लेकर ये परिभाषा किसने दी, ऐसे पूछ ले तो आप बताते हो ये परिभाषा अर्हेनियस नाम के साइंटिस्ट ने। तो अर्हेनियस ने क्या कहा था बेटा, पीएच मान अभी सब बताऊंगी,
अभी सब बताऊंगी, ठीक है। अभी आप सुनते चलो, देखो कितना सिंपल, रटना थोड़ी है। अर्हेनियस ने क्या कहा था, अगर हम लोग बात करें कि अर्हेनियस नाम के जो साइंटिस्ट हैं, आरहेनियस, ठीक है, आरहेनियस नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या कहा था दोस्त। तो अर्हेनियस नाम के जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बताया था कि अम्ल तो वो हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अम्ल वो हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन, और क्षार वो हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। बस इतनी सी बात है जो अर्हेनियस ने बताई, ठीक है। तो मैं अगर यहीं पर लिख दूं आपको कि एसिड क्या देते हैं दोस्त, एसिड देते हैं आपके H पॉजिटिव आयन, किसमें, इन्होंने जलीय विलयन की बात करी थी। जलीय विलयन पानी में घोलकर देखा था इन्होंने, पानी में घोलकर, वाटर सॉल्यूशन में घोलकर बताया था कि क्या अम्ल होगा और क्या क्षार। तो इन्होंने देखा कि अम्ल को जब पानी में घोलोगे तो H आयन मिलेंगे, और क्षार की जब हम लोगों ने बात करी, बेस की जब हम लोगों ने बात करी आरहेनियस के आधार पर ही, तो आरहेनियस नाम के साइंटिस्ट ने क्षार के बारे में क्या कहा, तो क्षार के बारे में इन्होंने कहा था कि क्षार वो पदार्थ है, बेस वो है जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, ठीक है, OH नेगेटिव आयन देते हैं जलीय विलयन में। पॉइंट क्लियर, रटना नहीं पड़ा किसी को भी। अर्हेनियस के आधार पर अम्ल H पॉजिटिव आयन और क्षार OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब दूसरे साइंटिस्ट की तरफ चलें तो ब्रॉन्स्टेंट और लोरी पूछ लेगा कि अम्लों के आधार पर ब्रॉन्स्टेंट और लोरी ने क्या समझाया, यानी क्या होते हैं अम्ल। तो इन्होंने कहा था कि अम्ल वो हैं जो प्रोटॉन को, जो क्या करते हैं, एसिड वो हैं जो H पॉजिटिव आयन को दान करते हैं। किसी भी विलयन के अंदर ये क्या करेंगे, H पॉजिटिव आयन को दान करेंगे, या जो प्रोटॉन को दान करता है, प्रोटॉन जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो हो जाते हैं आपके क्षार, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है या जो क्या करता है H पॉजिटिव आयनों को एक्सेप्ट करता है, प्राप्त करता है, वो क्या हो जाते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, क्षार। तो ब्रॉन्स्टेंट और लोरी के आधार पर क्षार और अम्ल क्या है, चलिए मैं आपको लिखवाती हूँ, ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। ब्रॉन्स्टेट और लोरी, इन्होंने अम्ल और क्षार की क्या परिभाषा दी, ठीक है। ब्रॉन्स्टेट और लोरी, इन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में क्या बताया। तो भाई इन्होंने क्या कहा था कि अम्ल वो पदार्थ है, सबसे पहले अम्ल के बारे में लिख देती हूँ, अम्ल के बारे में सबसे पहले एसिड के बारे में लिख। तो इन्होंने बताया था कि एसिड, अम्ल किसी भी विलयन में प्रोटोनों का त्याग करते हैं, ये इन्होंने बताया। अम्ल किसी भी विलयन में, यानी इनको किसी भी विलयन में घोल दो, है ना, क्या करेंगे, अम्ल किसी भी विलयन में प्रोटोनों का त्याग करते हैं, ठीक है, प्रोटोनों का, और प्रोटोनों को इन्होंने कहा था H पॉजिटिव का त्याग करते, ठीक है, का त्याग करते हैं। तो भाई ये होते हैं अम्ल, जो प्रोटोन को त्यागे, है ना, किसी भी विलयन में जो प्रोटोन को त्यागे या H पॉजिटिव आयन को त्यागे, वो अम्ल होते हैं। तो बताओगे एसिड्स आर डोनेट प्रोटोन, ठीक है, एसिड्स आर डोनेट प्रोटोन, या तो प्रोटोन या H पॉजिटिव आयन इन एनी सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है या नहीं, जल्दी से बताओ भाई, बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है, जल्दी से बताओ सारे दोस्त, आगे बढ़ूं। तो ये तो हो गई भाई अम्ल की परिभाषा, सिंपल सी, कि भी जब प्रोटोन किसी के पास ज्यादा है, आ जाओ ले जाओ। अम्लों का दिल बड़ा है, अम्ल क्या करते हैं, प्रोटोन त्यागते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ज्यादा पैसे हों तो हमने किसी को दानी को दे दिए, दान कर दिए, तो हम हो गए अम्ल। अब क्षार कौन है भाई, है ना, अब क्षार कौन होते हैं ये आपको पूछ, बेस कौन होते हैं, है ना। ब्रॉन्स्टेंट और लोरी ने क्षार के बारे में क्या बताया, तो इन्होंने कहा कि क्षार वो है जो इन त्यागे गए प्रोटोन को ग्रहण कर लेते हैं। भाई जैसे मैंने दान दिया तो दान लेने वाला भी तो कोई होगा, तुम कहोगे हाँ मैम जिसे दान की जरूरत है वो दान लेगा, तो बेचारा निर्दयी है, गरीब है, वो दान लेगा, ठीक है। तो अमीर हो गया अम्ल और गरीब हो गया क्षार। तो मतलब यहाँ पर क्षार कौन है,
तो बताते हो कि क्षार वो पदार्थ है, क्षार किसी किसी भी विलयन में, है ना, विलयन में प्रोटोनों को ग्रहण करते हैं। प्रोटोनों को, यानी प्रोटोन यानी कि ये को ग्रहण करते हैं। तो ये क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं भाई प्रोटोन। ये होते हैं आप लोगों के क्या, क्षार। क्षार क्या करते हैं, प्रोटोन को ग्रहण करते हैं। बताओगे बेस आर एक्सेप्ट, ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट प्रोटोन, यानी पॉजिटिव H पॉजिटिव, ठीक है, इन एनी। तो क्षार वो हैं जो किसी भी विलयन में क्या करते हैं, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं भाई, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। समझ में आ गई बात? जल्दी से बताओ, थम्स अप कर कर जल्दी से, फिर आगे बढ़ूंगी। तो आर्हेनियस ने क्या कहा था कि वो पदार्थ जो पानी में H पॉजिटिव आयन निकाले अम्ल है, और वो पदार्थ जो पानी में OH नेगेटिव आयन निकाले वो क्या है, क्षार। आर्हेनियस और ब्रिलोरी ने क्या कहा, नहीं नहीं हम बताएंगे क्या होते हैं क्षार। इन्होंने कहा क्षार वो हैं जो प्रोटोन को त्याग दे, प्रोटोन या फिर यहाँ पर H पॉजिटिव आयन को त्याग दे। और भैया क्षार वो अम्ल वो है जो प्रोटोन क्या करे, प्रोटोनों को त्याग दे या H पॉजिटिव आयन को त्यागे। लेकिन क्षार वो है जो क्या करें बेटा, इन प्रोटोनों को ग्रहण कर ले, है ना, इन प्रोटोन को क्या करे, ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे। तो दैट्स मीन यहाँ पर ये क्या हो जाते हैं, बेस। बेस आर, भैया ये क्यों मिट जाता है, ठीक है, एक्सेप्ट प्रोटोन। क्लियर हो गई ना बातें? रटना नहीं है बिल्कुल भी। आप घर जाकर कॉपी खोलना और एक दो बार इनको अच्छे से समझो और आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, अपने आप आपको इनकी थ्योरी जो है वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है, क्लियर है ना। मैडम जी टाइम हो गया और रोटी को, हाँ रोटी भी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल टाइम हो गया और रोटी को। लास्ट डेफिनेशन और समझ लो, देखो लास्ट है लुईस, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट। लुईस अम्ल और लुईस क्षार बहुत ज़्यादा आते हैं। इन्होंने तो परिभाषा ही बदल दी अम्ल और क्षार की। इन्होंने क्या कहा कि एसिड जो होते हैं ये एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अम्ल वो हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को ले रहे हैं, और क्षार वो हैं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर रहे हैं। इन्होंने उल्टा कर दिया, अभी ये डोनेट कर रहे थे ये एक्सेप्ट कर रहे थे बेस, इसके अनुसार ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार। लेकिन लुईस ने क्या करा, उल्टा कर दिया कि क्षार एक्सेप्ट करेंगे और बेस डोनेट करेंगे, इन्होंने उल्टा कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया बेस वो होते हैं, चलो मैं लुईस के अकॉर्डिंगली आपको बताती हूँ कि लुईस ने क्या डेफिनेशन दी थी अम्ल और क्षार की, ठीक है। तो लुईस जी ने क्या बताया था, लुईस ने क्या बताया अम्ल और क्षार के बारे में। तो इन्होंने कहा था कि क्षार, पहले एसिड की बात कर, एसिड की बात करते हैं पहले अम्ल की। तो इन्होंने क्या कहा था कि वे पदार्थ जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युक्त, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ठीक है, को ग्रहण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं भाई अम्ल, वे पदार्थ जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। तो बताओगे एलिमेंट्स या मैटर दैट डोनेट, क्या है, ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर नोन एज एसिड, आर एज एसिड। क्या कहते हैं भाई इनको, एसिड कहते हैं। अब समझना इसको, अतिरिक्त, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोन पेयर, लोन मतलब अतिरिक्त एक्स्ट्रा, और पेयर मतलब जोड़ा, मतलब इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जिसको कोई भी पदार्थ अपने साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझो कि भाई मेरे पास 20 रुपये हैं, ठीक है, मेरे पास 20, मैं बाजार गई
अपने एक दोस्त के साथ और बाज़ार गई तो मुझे एक चीज़ पसंद आ गई 10 रुपए की। मैंने वो चीज़ ले ली। अब मेरे दोस्त को भी सेम चीज़ पसंद आ रही थी, है ना? वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई कि उसके पास पैसे नहीं है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास है दोस्तों, ठीक है? मेरे पास 20 रुपए और मुझे एक चीज़ पसंद आई 10 रुपए वाली, मैंने ले ली। मैंने वो चीज़ खरीद ली। अब मेरे मेरे पास कितने रुपए बचे? मेरे पास 10 रुपए अभी भी बचे हुए हैं ना। 10 को अगर मैं देखूं तो 5-5 हो जाएंगे ये, है ना? मतलब ये जोड़ा बन रहा है, 5-5 है, 2 हो गए। अब मेरे दोस्त को भी एक चीज़ पसंद आ गई, वो 10 रुपए की थी। तो मेरे पास ये जो जोड़ा है, यानी ये 10 रुपए जो है ये क्या है? एक्स्ट्रा है। तो मैंने अपने दोस्त को ये क्या कर दिया? ये 10 रुपए दान दे दिए कि दोस्त ले, तू ले ले अपनी चीज़। तो अब मैं क्या बन गई हूँ? मैं बन गई हूँ इलेक्ट्रो, सॉरी, जो मेरा दोस्त है, मैंने तो दिए हैं तो देने वाला होगा छार, मैं बन गई हूँ छार। और जो मेरे दोस्त ने ये जो एक्सेप्ट करे हैं तो वो दोस्त बन गया है इलेक्ट्रो, क्योंकि मेरे दोस्त ने ये पेयर ऑफ ये जो पैसों का पेयर था ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, है ना? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो कोई भी तत्व अपने बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं करता, मतलब उसके पास ये एक्स्ट्रा जोड़ा होता है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी के पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, वो कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो किसी के पास अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं तो वो किसी भी एलिमेंट से क्या कर सकता है? एक्सेप्ट। जैसे अभी मैंने कहा यहाँ पर NH4 है ना? NH4, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ठीक। अब यहाँ पर ये जो आप लोगों का नाइट्रोजन है, इसने क्या करा? एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है? तो इसके पास ये NH3 है, ऐसा समझ लो, 3। इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ बन गए जोड़ा, यहाँ बन गया जोड़ा, यहाँ बन गया। अब यहाँ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, इसीलिए इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन फालतू हैं। इसने क्या करा? ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसके पास जाकर बन गया ये जोड़ा, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो जो इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है, इसने लिए तो ये बन गया अम्ल, और इसने दिए तो ये बन गया क्षार। तो मतलब अम्ल क्या होते हैं? जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को ले ले, है ना? जैसे किसी के पास पैसे हैं, वो अपने पैसे ब्याज पर दे दे कि ले भाई, मेरे पास ये पैसे हैं और तू ले ले, और ब्याज पर तू इस्तेमाल कर ले, ठीक है? तो जिसने दिए वो तो क्षार हो गया, और जिसने लिए, एक्सेप्ट करे वो पैसे, वो अम्ल हो गया। अम्ल कौन होता है? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। तो कल की क्लास में मैं आपको यहीं से क्षार के बारे में भी बता, क्षार उल्टे होते हैं भाई। क्षार के बारे में क्या बताया? कि जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, क्षार होते हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो डोनेट करे वो क्षार होते हैं। तो कल इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? कल इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और कल ही मैं फिर आपको एसिड और बेस के बारे में आगे के कॉन्सेप्ट बताऊँ, ठीक? उम्मीद करती हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार फिर से इनको देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एकदम एकदम सिंपल चीज़ें हैं, एकदम सिंपल, ठीक है? क्लियर? कल क्लास होगा क्या? कल सैटरडे है। कल मैं सोच रही हूँ एक वर्कशीट आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है? कल एक वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड कराना चाहती हूँ, आप लगाएं। अभी तक जो टॉपिक हुए हैं, वैसे तो आपको मॉक मिलता है, ठीक है? मॉक मिलता है वैसे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये सारी चीज़, ठीक है? अच्छा, माँ बोल रही हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाती है, तो बेटा माँ जी को नमस्कार। अम्मा जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे, आप सभी बच्चों पर बना रहे, बस इतनी दुआ, ठीक है? क्लियर? चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।